नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में लौ के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज दोस्तों कोशिका के बारे में तो लगभग सभी पॉइंट हो गए और छोटे पॉइंट बचे हैं, जैसे कि तारकाय, कसाबिकाय, पक्षमाभ और रिक्तिकाय बच रही हैं। आज दोस्तों पहले तारकाय के बारे में चर्चा करते हैं। तारकाय को सेंट्रोसोम कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी खोज सबसे पहले टी बोवेरी ने की थी। टी बोवेरी ने इसकी खोज की थी। ये तारकाय होता है ना, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम सेल के बारे में आज तक ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कोशिकांग ले लो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। आज आपके लिए एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं, वो है कि यहाँ पे मैं एक पादप कोशिका ले लेता हूँ, पादप कोशिका, और एक यहाँ पे जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, जिसमें से सेल वॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, हमने ये पढ़ लिया था, और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इसी प्रकार लवक होता है, प्लास्टिड। लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इतना हमने पढ़ लिया था। आज बात कर रहा हूँ मैं तारकाय की। तारकाय ऐसा है कि पादप कोशिकाओं में पाया नहीं जाता और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कि तारकाय पादप कोशिकाओं में पाया नहीं जाता और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ से 6 क्वेश्चन हो गए कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसी प्रकार तारकाय पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कि तारकाय है कि पादप कोशिकाओं में तो ये दोनों चीज़ें हैं, कोशिका भित्ति और लवक, और जंतु कोशिकाओं में नहीं है। लेकिन तारकाय ऐसा है कि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अब इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं कि तारकाय कैसा होता है। तारकाय 9+0 के रूप में पाया जाता है। 9+0 की संरचना के रूप में पाया जाता है। कैसे कि 9 परिधीय प्रोटीन होती है। इसी प्रकार जैसे कि मैं संरचना बनाता हूं, तीन और 3 6 1 7 1 8 इन 9, ये परिधीय प्रोटीन है। और मध्य में है तारक केंद्र सेंट्रियोल। ये परिधीय प्रोटीन होती है, इस तारक केंद्र से जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार ये परिधीय प्रोटीन है, इसको मैं लिख देता हूं परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन जो कि इस तारक केंद्र से जुड़ी हुई है। और ये परिधीय प्रोटीन भी आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये परिधीय प्रोटीन भी आपस में इस प्रकार जुड़ी हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, कि तारक केंद्र है, तारक केंद्र से परिधीय प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन भी आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये प्रोटीन होती है ना 9 होती है, ये परिधीय प्रोटीन 9 होती है। और केंद्र में यानी कि केंद्र में तारक केंद्र होता है, कोई प्रोटीन नहीं होती है तो 9 तो प्रोटीन हो गई, और केंद्र में कोई प्रोटीन नहीं है तो 0 हो गई। तो 9+0 की संरचना किस में पाई जाती है? तारकाय में पाई जाती है। तो ये एक ऐसी संरचना कैसी हो गई? एक बैलगाड़ी के पहिए के समान हो गई। तो इस तारकाय को बैलगाड़ी के पहिए के समान भी बताया गया है। इस तारकाय को स्टील व्हील के समान बताया गया है। स्टील व्हील मतलब कि बैलगाड़ी के पहिए के समान, बैलगाड़ी के पहिए के समान किसको बताया गया है? तारकाय को बताया गया है। इतना हम तारकाय के बारे में पढ़ लिए। मैं दोबारा बताता हूँ कि तारकाय की खोज सबसे टी बोवेरी ने की। ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है
और पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसी प्रकार पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाया जाता है, और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और लवक नहीं पाया जाता। और तारक काय होता है कि पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम एक बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना होती है इस तारकाय की। तो इसमें मध्य में तारक केंद्र होता है जिससे परिधीय प्रोटीन जुड़ी हुई रहती है और परिधीय प्रोटीन भी आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो एक ऐसी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान हो गई, इस कारण इसको 9+0 की संरचना के रूप में दर्शाते हैं। ये हो गया हमारा तारकाय। अब पढ़ते कशाभिका और पक्षमाप के बारे में। कशाभिका, कशाभिका और पक्षमाप। पक्षमाप ये पढ़ते हैं इसके बारे में। ये इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, छोटी सी बात है। ये कोशिका के अंदर चलनांक का कार्य करते हैं, मतलब दौड़ने का कार्य करते हैं, पैरों का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? चलनांक का कार्य करते हैं। चलनांक का कार्य करते हैं मतलब पैरों का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी संरचना, इस कशाभिका की संरचना किस रूप में पाई जाती है? 9+2 के रूप में पाई जाती है। 9+2 के रूप में पाई जाती है। किस प्रकार कि केंद्र में मध्य में क्या होता है कि 2 प्रोटीन होती है, प्रोटीन के 2 अणु होते हैं जिससे परिधीय प्रोटीन जुड़ी हुई रहती है 9, बाहर की साइड में 3, 6, 7, 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, ये परिधीय प्रोटीन भी आपस में क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है, आपस में इस प्रकार जुड़ी हुई रहती है और केंद्रक से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये परिधीय प्रोटीन हो गई, ये परिधीय प्रोटीन हो गई। और मध्य में भी क्या है? केंद्रीय प्रोटीन, केंद्रीय प्रोटीन। ठीक है, तो परिधीय प्रोटीन होती है जो केंद्रीय प्रोटीन से जुड़ी हुई रहती है और परिधीय प्रोटीन भी आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये भी एक बैलगाड़ी के पहिए के समान हो गई संरचना, लेकिन किस प्रकार है? 9+2 के रूप में। 9, 2, 11। 9, 2, 11 का मतलब हो जाना, मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना, गायब हो जाना। तो 9, 2, 11 का मतलब उसका कार्य क्या है? पैरों से चलना, मतलब दौड़ना। तो 9, 2, 11 किस में पाया जाता है? कशाभिका में पाई जाती है। ये हो गई हमारी कशाभिका। और इसी प्रकार पक्षमाभिका किसका कार्य करता है? चलनांक का कार्य करता है। अब पढ़ता है हम दोस्तों, हम पढ़ते हैं इसके किसके बारे में? रिक्तिका के बारे में। वैक्यूल, इसको रिक्तिका कहा जाता है। इसकी खोज सबसे पहले स्प्लेनजोनी ने की थी, स्प्लेनजोनी ने खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ये रिक्तिकाएं होती है ना, पादप कोशिकाओं में अधिक होती है और जंतु कोशिकाओं में क्या होती है? कम होती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या अधिक होती है और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या कम होती है। ठीक है, ये रिक्तिकाएं कहाँ पाई जाती है? जैसे कि ये कोशिका हो गई, कोशिका केंद्रक हो गया, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, अंतःपर्देवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में क्या होती है? रिक्तिकाएं भी होती है। जैसे कि ये रिक्तिकाएं हो गई। ठीक है, तो रिक्तिका हो गई, तो मैं यहाँ पे इस रिक्तिका को यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इस रिक्तिका में भी क्या पाया जाता है? कोशिका रस पाया जाता है, कोशिका रस पाया जाता है। और ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है। और इसमें क्या क्या होता है? जल होता है, ग्लूकोज होता है और संश्लेषित पदार्थ होते हैं।
संश्लेषित पदार्थ होते हैं। इनको सभी को मिलाकर के ग्लाइकोजन के रूप में बोला जाता है। मतलब कि जंतु कोशिकाओं में भोजन किस रूप में बनता है? ग्लाइकोजन के रूप में बनता है। और पादप कोशिकाओं में भोजन किस रूप में बनता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कि जंतु कोशिकाओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या अधिक होती है और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या कम होती है। अधिक होने के कारण पादप कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है? पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या अधिक होने के कारण केंद्रक परिधि की ओर आ जाता है और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या कम होने के कारण केंद्रक मध्य में रहता है। जैसे कि ये हो गई पादप कोशिका में ये केंद्र कहाँ आ गया? परिधि की ओर आ गया। और ये होगी जंतु कोशिका जिसमें ये केंद्र कहाँ हो गया? मध्य में हो गया। ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है? रिक्तिका में कोशिका रस पाया जाता है। कोशिका रस में क्या क्या होता है? H2 होता है, ग्लूकोज होता है और संश्लेषित पदार्थ होता है। ये जब एक कोशिका के अंदर, मतलब कि कोशिका द्रव्य के अंदर किसी भी कोशिकाओं को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इस रिक्तिका के पास जाते हैं। तो इस रिक्तिका को पॉकेट ऑफ सेल भी कहा जाता है। पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है। मतलब कि कोशिका द्रव्य के पास कोई भी प्रोटीन, कोई भी ऊर्जा का कण खत्म हो जाता है तो इस रिक्तिका के पास एक्स्ट्रा ये मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इस मिनरल्स पाए जाने के कारण इसको पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है। ये हो गई हमारी रिक्तिका हो गई। हमने अभी तारकाई के बारे में पढ़ा, कसाभिका और पक्षमाप के बारे में पढ़ा और ये रिक्तिका के बारे में पढ़ा। ये हो गई हमारी कोशिका आज पूरी दोस्तों। अगले वीडियो में हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए